गाइस, कैसे हो आप सभी। केम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का मोस्ट वेलकम। डियर फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने सरफेस केमिस्ट्री के लिए कैटलिस्ट टॉपिक को स्टडी किया था। कैटलिस्ट बेसिकली केमिकल सब्सटेंस विच एनहेंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्लियर है ये। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट another catalytic terms named as biocatalyst और enzymes। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा एंजाइम्स। एंजाइम्स या इनका दूसरा नेम होता है फ्रेंड्स बायोकैटलिस्ट। क्लियर है ये। बायोकैटलिस्ट कोई भी आपका केमिकल रिएक्शन हो उसके लिए आप समझ लीजिए फ्रेंड्स, कैटालिटिक रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड होती है। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था। कोई भी आपका रिएक्टेंट से और प्रोडक्ट में कोई केमिकल चेंज प्रोसीड हो रहा है तो उस केस में रिएक्टेंट के पास फ्रेंड्स अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। मान लीजिए ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, ER से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है नहीं है ये। प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्टेंट को फ्रेंड्स कुछ ना कुछ सफिशिएंट एनर्जी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों थ्रेशोल्ड एनर्जी। ET से रिप्रेजेंट करके चलते हैं उसको। क्लियर है नहीं है ये। जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम एनर्जी होती है तो हीट एनर्जी की फॉर्म में हम एनर्जी सप्लाई कराते हैं। जब हम हीट की फॉर्म में रिएक्टेंट को एनर्जी देंगे तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी। जैसे ही रिएक्टेंट की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होगी प्रोडक्ट बना देगा वो। क्लियर है ये। अब जो एनर्जी हमने सप्लाई किया है दोस्तों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के लिए उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है ये। तो ये रहती है एक्टिवेशन एनर्जी। ओके। अब बात करते हैं दोस्तों, जब कैटलिस्ट हमने मिक्स कर दिया, मान लीजिए रिएक्टेंट के साथ हमने क्या डाल दिया, कैटलिस्ट डाल दिया। अब उस केस में क्या एक्टिवेशन एनर्जी का डिमांड इतना ही रहेगा। दोस्तों ये ध्यान रखना, जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की डिमांड होती है रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही स्लो होता है। रिएक्शन की स्पीड उतनी ही स्लो रहेगी। तो जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी की डिमांड होगी रिएक्शन का रेट फास्ट होगा। क्लियर है ये चीज। अब देखिए, जब रिएक्टेंट के पास कोई कैटलिस्ट नहीं है तो एक्टिवेशन एनर्जी का डिमांड ये है। ओके। और जैसे ही हमने कैटलिस्ट डाल दिया रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ तो उसमें ये तो अनकैटलाइज्ड रिएक्शन होगी दोस्तों, और ये क्या हो जाएगी, कैटलाइज्ड रिएक्शन। तो जब कैटलिस्ट डाल देंगे दोस्तों तो एक्टिवेशन एनर्जी का ये डिमांड रहेगा। ये कैटालिटिक रिएक्शन रहेगी दोस्तों, कैटालिटिक रिएक्शन। ओके। और ये कैसी रहेगी दोस्तों, अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। तो ये डिफरेंस रहता है। यानी कैटलिस्ट का बेसिकली काम क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी के डिमांड को कम कर देना। क्या काम करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है। ये चीज याद रखिए दोस्तों। और एक और कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है 1 नंबर में क्वेश्चन, और बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। वो क्या रहता है कि कैटलिस्ट कोई हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन है फ्रेंड्स, कोई क्या है हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन है, कैटलिस्ट डला हुआ उसके उस रिएक्शन में, तो कह रहा है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में या इक्विलिब्रियम की पोजीशन में कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है। तो ध्यान रखेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट में कैटलिस्ट जो रहता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के रेट को बोथ साइड सेम रेट से प्रोसीड कराता है। क्लियर नहीं है। यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। समझ रहे हैं। फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट जो रहता है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में सेम होता है। तो ये चीज भी आप याद रखिए। ओके। तो ये तो था हमारा लास्ट लेक्चर में कैटलिस्ट से रिलेटेड। अब हम पढ़ेंगे बायोकैटलिस्ट क्या होता है, बेसिकली एंजाइम्स क्या होते हैं, रोल क्या होता है। बायोकैटलिस्ट का मतलब सीधे सीधे आ जाता है दोस्तों कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कैटलिस्ट नहीं है, वो कैटलिस्ट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करता है। क्लियर है नहीं है। तो एंजाइम का डेफिनेशन क्या रहता है आपका, दीज आर बायोकैटलिस्ट विच कैटलाइज बायोकेमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाली केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करते हो वो क्या रहेंगे, हमारे एंजाइम्स रहेंगे। क्लियर है दोस्तों। एंजाइम्स के लिए काफी सारे एग्जाम्पल आ जाते हैं दोस्तों।
और पूछे भी जाते हैं एग्जाम्पल इसमें अलग अलग केमिकल्स के लिए। तो जैसे याद रखिए दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ डाल रहे हैं। जैसे आपका है सुक्रोज। सुक्रोज क्लियर है नहीं ये? यदि हमें सुक्रोज का कैटालिसिस कराना है तो कौन सा एंजाइम, सुक्रोज का जब हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं या एंजाइम की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस कराएंगे दोस्तों, तो सुक्रोज आपका टूटता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। ओके, और सुक्रोज के लिए एंजाइम आप याद रखिए, इनवर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये इनमें टूटेगा। ऐसे ही नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों माल्टोज। माल्टोज के लिए, माल्टोज का जब हाइड्रोलाइसिस होगा एंजाइम की प्रेजेंस में तो ये ग्लूकोज का यूनिट बनाता है दोस्तों, 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज। 1 मॉलिक्यूल माल्टोज का 2 यूनिट ग्लूकोज देता है। क्लियर है नहीं है? ग्लूकोज और ग्लूकोज ऐसे लिख सकते हैं। और माल्टेज एंजाइम यूज होता है दोस्तों इसके लिए, माल्टोज के लिए माल्टेज एंजाइम। ऐसे ही आप याद रखिए, यूरिया का हाइड्रोलाइसिस करना है तो यूरीज एंजाइम यूज होगा। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में ये इसको कैटलाइज कर देगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स आ जाता है इसमें प्रोटीन्स के लिए। प्रोटीन्स में दोस्तों पेप्सिन एंजाइम आ जाता है। क्लियर है नहीं है ये? पेप्सिन एंजाइम इसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर सकता है। लैक्टोज के लिए आ जाइए दोस्तों। लैक्टोज के केस में लैक्टेज एंजाइम यूज होता है और लैक्टोज टूटता है आपका ग्लूकोज प्लस दोस्तों गैलेक्टोज में, गैलेक्टोज। ठीक है, तो इस तरह से कुछ एंजाइम्स आ जाते हैं। ऐसे ही और भी एंजाइम आ जाता है, जैसे मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए यानी दूध से दही बनाना है तो उसके लिए आ जाता है लैक्टिक बैसिली एंजाइम। क्लियर है नहीं है ये? लैक्टिक बैसिली एंजाइम आपका क्या काम करता है? दूध को दही में कन्वर्ट करने का काम करता है दोस्तों। ऐसे ही स्टार्च के लिए अगर हम बात करें, पूछ लेता है कभी कभी स्टार्च में के केस में क्या एंजाइम रहेगा दोस्तों, तो स्टार्च के केस में आपका डायस्टेज एंजाइम आ जाता है। डायस्टेज एंजाइम स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर आप ग्लूकोज के लिए बात करें तो ग्लूकोज के लिए दोस्तों जाइमेज एंजाइम रहता है एक, जाइमेज एंजाइम। क्लियर है नहीं? जो ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में हाइड्रोलाइज कर देता है। क्लियर है दोस्तों? तो ये एंजाइम से रिलेटेड एक नंबर में बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए कौन सा एंजाइम यूजफुल होगा। क्लियर है नहीं है ये? कैरेक्टरिस्टिक्स में हम बात करेंगे फ्रेंड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ जाती हैं एंजाइम के लिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स आप समझ लीजिए कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं एंजाइम, इंपॉर्टेंट चीजें हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में भी। फ्रेंड्स कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला आ जाता है हाई एफिशिएंसी। हाई एफिशिएंसी यानी एंजाइम जो रहते हैं बहुत ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। क्लियर है नहीं है ये? किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को 10 की पावर 20 टाइम्स तक बढ़ा सकते हैं, 10 की पावर 20 टाइम्स तक वो रेट को इंक्रीज कर सकते हैं। क्लियर है नहीं है ये? दूसरा रहता है फ्रेंड्स इसमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एंजाइम, एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटी फ्रेंड्स, एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटी किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को, यानी एक मोल का एक मोल का लगभग 10 लाखवां पार्ट, मिलियंथ ऑफ 1 मोल किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को 10 की पावर 3 से 10 की पावर 6 टाइम्स तक बढ़ा सकता है। क्लियर है नहीं ये? तीसरा आ जाता है दोस्तों इसमें एंजाइम्स के लिए ऑप्टिमम
ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो टेम्परेचर की रेंज क्या रहती है एंजाइम कैटालिटिक रिएक्शन के लिए? ऑप्टिमम टेम्परेचर यानी एंजाइम कैटालिटिक रिएक्शन किस टेम्परेचर पर ज़्यादा इफेक्टिव होती है, तो वो टेम्परेचर का रेंज आ जाता है इसमें 298 से लेकर के फ्रेंड्स 310 केल्विन के बीच। इस रेंज पर एंजाइम कैटालिटिक रिएक्शन ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फ्रेंड्स ऑप्टिमम पीएच। ऑप्टिमम पीएच का रेंज तो 5 से और 7 के बीच में एंजाइम कैटालिटिक रिएक्शन के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव पीएच माना जाता है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है फ्रेंड्स इसमें कंट्रोल कैसे करते हैं एंजाइम कैटालिटिक रिएक्शन को, तो कंट्रोल करने के लिए इसमें इनहिबिटर या इनको बोल देते हैं दोस्तों पॉइजन, क्लियर नहीं है, अनदर केमिकल सब्सटेंस डाले जाते हैं जो एंजाइम कैटालिटिक रिएक्शन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। और आ जाता है दोस्तों इसमें एक्टिवेटर या फ्रेंड्स इसमें कोएंजाइम भी कह सकते हैं, जो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं फ्रेंड्स, विटामिन भी कह सकते हैं, जो किसी भी एंजाइम की एफिशिएंट, जैसे हमने कैटलिस्ट में नहीं पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, कैटलिस्ट में हमने क्या पढ़ा था, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है प्रमोटर। ओके, ऐसे ही एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं एक्टिवेटर या कोएंजाइम्स। क्लियर है दोस्तों? कोएंजाइम आपके नॉन प्रोटीन पार्ट हो सकते हैं, मेटल आयन हो सकते हैं। ओके, चलिए तो दोबारा से मैं रिपीट कर दूं, यहाँ 1 नंबर से रिलेटेड आपका एंजाइम आ जाता है, इनमें से कोई भी एंजाइम पूछा जा सकता है, या तो इस तरह से पूछ लेता है भाई पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को किस में हाइड्रोलाइज करेगा, या यूरीज एंजाइम यूरिया को किस में हाइड्रोलाइज करेगा। क्लियर नहीं है ये? या दूसरे टाइप से पूछ सकता है कि सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस के लिए कौन सा एंजाइम यूजफुल होता है। क्लियर नहीं है ये? एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है फ्रेंड्स कैरेक्टरिस्टिक्स में स्पेसिफिसिटी। एंजाइम्स जो रहते हैं फ्रेंड्स स्पेसिफिक नेचर वाले होते हैं, हाईली स्पेसिफिक नेचर वाले होते हैं एंजाइम। क्लियर नहीं है? कैसे स्पेसिफिक नेचर वाले? इसका मतलब होता है दोस्तों कि एक एंजाइम एक ही रिएक्शन के लिए यूजफुल है, इफेक्टिव है। क्लियर नहीं है? कोई दूसरी रिएक्शन उस एंजाइम द्वारा कैटलाइज नहीं होगी, या ऐसे कह सकते हैं कि एक एंजाइम एक ही रिएक्शन को कैटलाइज कर सकता है। क्लियर नहीं है ये? या एक रिएक्शन केवल एक ही एंजाइम द्वारा कैटलाइज होगी, कोई दूसरा एंजाइम उस रिएक्शन को कैटलाइज नहीं कर सकता। जैसे अगर हम बात करें एंजाइम में, जैसे ये हमारा है माल्टोज फ्रेंड्स, माल्टोज के लिए अगर हम देखें तो माल्टेज एंजाइम है। क्लियर नहीं? कोई दूसरा एंजाइम इनमें से इस रिएक्शन को या माल्टोज को कैटलाइज नहीं कर सकता। यूरिया है फ्रेंड्स आपका, यूरिया के लिए यूरीज एंजाइम ही यूजफुल है, कोई दूसरा एंजाइम इनमें से यूज इसके लिए इफेक्टिव नहीं रहेगा। क्लियर नहीं है? इस रिएक्शन को कैटलाइज नहीं करा सकता। कौन सा एंजाइम कराएगा? केवल यूरीज एंजाइम। तो एंजाइम्स जो रहते हैं हाईली स्पेसिफिक नेचर वाले भी होते हैं, ये चीज भी याद रखेंगे। क्लियर हुआ दोस्तों? देख लीजिए इसे। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों इसमें मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिटिक रिएक्शन। तो एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन के लिए दो टाइप के मैकेनिज्म, दो टाइप के मॉडल हमारे यहाँ पर हैं, जिसमें फर्स्ट आ जाता है फ्रेंड्स मैकेनिज्म में, मैकेनिज्म का फर्स्ट मॉडल आ जाता है दोस्तों इसमें लॉक एंड की मॉडल, ठीक है। और दूसरा आ जाता है दोस्तों इसमें इंड्यूस्ड फिट मॉडल, इसको हम बोल देते हैं फ्रेंड्स हैंड एंड ग्लव्स मॉडल। हैंड एंड ग्लव्स मॉडल, तो इन दोनों पर एंजाइम कैटालिटिक रिएक्शन का मैकेनिज्म बेस्ड करता है। इनमें से किसी अगर हम देखें तो लॉक एंड की मॉडल जो है कोई इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। क्लियर है? नहीं, कोई खास मैकेनिज्म नहीं होता है। जैसे हमारा फ्रेंड्स कोई केमिकल रिएक्शन है A+B, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या बना रहा है भाई? प्रोडक्ट बना रहा है दोस्तों।
क्लियर है नहीं है ये? तो एंजाइम कैटालिटिक रिएक्शन का मैकेनिज्म जो रहता है, यदि हम देखें तो मैकेनिज्म फ्रेंड्स फॉलोइंग स्टेप, बेसिकली स्टेप फर्स्ट में क्या रहता है फ्रेंड्स, एंजाइम जो रहता है सबस्ट्रेट के साथ, क्लियर है नहीं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ ज्वाइंट होता है। ये आपका एंजाइम है, इसको ई से रिप्रेजेंट कर लीजिए, ए प्लस बी प्लस आपका एंजाइम आ जाएगा फ्रेंड्स, तो ए ई और बी, ये फ्रेंड्स आ जाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या रहेगा दोस्तों, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर दूसरे स्टेप में आ जाता है दोस्तों इसमें स्टेप सेकंड, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स टूट जाएगा दोस्तों एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में। एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में ये भी कॉम्प्लेक्स ही रहता है। और स्टेप थर्ड कह रहा है दोस्तों इसमें कि एंजाइम प्रोडक्ट जो कॉम्प्लेक्स है ये टूटेगा एंजाइम प्लस आपका प्रोडक्ट में, एंजाइम अलग और प्रोडक्ट अलग दोस्तों। क्लियर नहीं है ये? तो बेसिकली 3 स्टेप आ जाते हैं इसमें। आप कह सकते हो कि फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पहला स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स दूसरा स्टेप, और तीसरे स्टेप में एंजाइम और प्रोडक्ट अलग, एंजाइम ने प्रोडक्ट बना दिया और अलग हो गया। क्लियर है नहीं ये? दोनों थ्योरीज इन्हीं स्टेपों को इन्वॉल्व करते हैं। जैसे लॉक एंड की मॉडल को अगर हम देखें तो किस तरह से अगर हम फिगर के थ्रू इसको जानेंगे, जैसे फ्रेंड्स ये है हमारा, मान लीजिए ये है हमारा दोस्तों एंजाइम। क्लियर है नहीं है ये मान लीजिए फ्रेंड्स ये हमारे पास है सबस्ट्रेट, ये हमारे सबस्ट्रेट जिनके साथ एंजाइम ज्वाइंट होगा। तो सबसे पहले क्या बनता है दोस्तों, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। सबस्ट्रेट यानी रिएक्टेंट जिनके साथ एंजाइम को ज्वाइंट होना है, और एंजाइम दोनों मिलकर के क्या बना देंगे दोस्तों, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देंगे इस तरह से। ये इसके साथ ज्वाइंट हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा दोस्तों। और कॉम्प्लेक्स टूट करके नेक्स्ट स्टेप में कॉम्प्लेक्स टूट करके क्या बना देगा दोस्तों, प्रोडक्ट। ये बना देगा प्रोडक्ट प्लस फ्रेंड्स आपका एंजाइम अलग, एंजाइम ने प्रोडक्ट बना दिया और अलग हो गया। ये लॉक एंड की मॉडल होता है एंजाइम कैटालिटिक रिएक्शन के लिए। क्लियर है नहीं है दोस्तों? समझ में आया? दोबारा से कुछ खास नहीं है। पहले स्टेप में याद रखिए, फर्स्ट स्टेप क्या बनाएगा, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्लियर है नहीं है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स किस में, एंजाइम प्रोडक्ट में। और तीसरे स्टेप में ये टूटेगा एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में। क्लियर है नहीं है? यही ऐसा यहाँ है, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, फिर इसी में ही आपका एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स इसी के जैसा, और फिर वो टूटेगा दोस्तों एंजाइम और प्रोडक्ट में अलग अलग तरह से। क्लियर है ये चीज़? तो ये हमारा है फ्रेंड्स इसमें मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिटिक रिएक्शंस। इसके बाद इसमें लास्ट टॉपिक आ जाता है एंजाइम के लिए दोस्तों, एप्लीकेशंस ऑफ एंजाइम। तो एंजाइम्स जो रहते हैं बायो कैटलिस्ट हैं, ज़्यादातर बेवरेज इंडस्ट्री और फूड इंडस्ट्री और मेडिकल इंडस्ट्री में इनका यूज़ होता है। बेवरेज इंडस्ट्री में जितने भी हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, पेय पदार्थ जो होते हैं, वो एंजाइम के थ्रू ही
बनते हैं ताकि उनकी एफिशिएंसी को, उनकी ये कह सकते हैं उनके टाइम पीरियड को बढ़ाया जा सके। क्लियर है दोस्तों। एंजाइम का बड़ा रोल होता है हमारी बायोकेमिकल रिएक्शंस में भी। हमारी बॉडी में लगभग 3000 टाइप के एंजाइम पाए जा चुके हैं दोस्तों। क्लियर है नहीं है अप्रोक्सीमेट, और सभी का अपना एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। क्लियर है नहीं है ये। यदि हम बात करें, देखिए सिंगल मील की भोजन के छोटे से टुकड़े की अगर हम बात करें तो 40 से 50 साल लग जाएंगे अगर हमारी बॉडी में एंजाइम ना हो उसको डाइजेस्ट करने में। क्लियर है नहीं है। भोजन का छोटा सा टुकड़ा अगर हमें डाइजेस्ट करना है बिना एंजाइम की प्रेजेंस के, तो उसको वो हमारी बॉडी उसको कितने सालों में पचा पाएगा? 40 से 50 सालों में पचा पाएगा। क्लियर है नहीं है ये। और हमारी बॉडी में जब इतने टाइप के एंजाइम प्रेजेंट है तो हमारा बॉडी उसको 2 से 2.5 घंटे में डाइजेस्ट कर देता है। क्लियर है नहीं है ये चीज। तो सेम यहाँ पर ये आ जाता है दोस्तों कि एंजाइम कैटालिटिक रिएक्शंस जो रहती है वो हमारे फूड मटेरियल के थ्रू, पेय पदार्थों में ज़्यादा एप्लीकेबल है। क्लियर है नहीं है। तो सबसे पहला एप्लीकेशन कहाँ हो गया? बेवरेज इंडस्ट्री में, पेय पदार्थ जहाँ बनाए जाते हैं। दूसरा एप्लीकेशन आ जाता है दोस्तों इसका मेडिकल इंडस्ट्री में। स्वीट सिरप, जो बच्चों के छोटे छोटे बच्चों के जो सिरप बनाए जाते हैं, कफ सिरप बनाए जाते हैं दोस्तों, ये सभी एंजाइमेटिकली प्रोवाइड किए जाते हैं आपको। दूसरा नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों इसमें आपका कि अगर हम मिल्क इंडस्ट्री में भी देखें, डेयरी इंडस्ट्री में भी देखें, तो वहाँ भी एंजाइम काफ़ी यूजफुल है, कोगुलेशन ऑफ मिल्क के लिए एप्लीकेबल होते हैं। क्लियर है नहीं है ये। बॉडी में यदि एंजाइम की कमी हो जाती है तो काफ़ी डिसीजेस पैदा हो जाती हैं। ओके, तो ये आपके एप्लीकेशंस हैं एंजाइम के केस में। लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। एंजाइम में हमारा है सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट। छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट। कैटालिसिस, सेफ सेलेक्टिव कैटालिसिस, सेफ सेलेक्टिव कैटालिसिस बाय जियोलाइट। सबसे पहले सेफ सेलेक्टिव कैटालिसिस ऐसी रिएक्शंस होती हैं विच डिपेंड्स अपॉन पोर स्ट्रक्चर ऑफ कैटलिस्ट, पोर स्ट्रक्चर ऑफ कैटलिस्ट। क्लियर नहीं है। जिनमें पोर्स, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना कैटलिस्ट की सरफेस पर, उस पर डिपेंड करती हैं। ऐसी रिएक्शंस को हम, ऐसी कैटालिटिक रिएक्शंस को हम बोलते हैं सेफ सेलेक्टिव कैटालिसिस रिएक्शंस। क्लियर है दोस्तों। और जियोलाइट ऐसी रिएक्शंस का, ऐसे कैटलिस्ट का कॉमन एग्जांपल होता है। क्लियर है नहीं ये, क्योंकि इसकी कैसी स्ट्रक्चर होती है दोस्तों? हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, मधुमक्खी के छत्ते जैसी शेप होती है इसकी। छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो सरफेस एरिया, एक ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करा देते हैं। और एक सबसे कॉमन चीज़ जियोलाइट की, ये एंट्री और एग्जिट के लिए सर्टेन मॉलिक्यूल, एक स्पेसिफिक साइज के मॉलिक्यूल को अपने में से अंदर और बाहर जाने देता है दोस्तों। क्लियर है नहीं है ये। 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर होती हैं इनमें। और ये अपने आप में फ्रेंड्स हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ एल्यूमिनोसिलिकेट्स होते हैं, जिनका जर्नल फॉर्मूला होता है दोस्तों मेटल एटम कोई भी X/N, AlO2 मॉलिक्यूल X, सिलिकेट्स SiO2 Y, और M मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये इनके लिए दोस्तों जर्नल फॉर्मूला आ जाता है। नहीं है, यहाँ पर कोई भी मेटल हो सकता है, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के ऑक्साइड्स, एल्यूमिनोसिलिकेट्स कह सकते हैं। जनरली इनमें क्या रहता है, सिलिकेट्स जो रहते हैं, सिलिकेट्स के जो पार्टिकल रहते हैं वो एल्यूमिनियम के पार्टिकल्स द्वारा, ऑक्साइड AlO2 के द्वारा रिप्लेस करा दिए जाते हैं। क्लियर है नहीं है ये। जिससे ये एक नेटवर्क स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराते हैं, अपने अंदर होल क्रिएट कर लेते हैं। क्लियर है नहीं, एक तरह की कैविटी बना लेते हैं जो इनकी कैटालिटिक एक्टिविटी को बढ़ा देती है। जियोलाइट में भी सबसे कॉमन एग्जांपल आ जाता है दोस्तों ZSM5। ये पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में भी, ZSM5 का रोल क्या है। क्लियर है नहीं है। तो
तो ZSM5 के लिए दोस्तों याद रखना, इट कन्वर्ट एल्कोहल इनटू गैसोलीन, एल्कोहल इनटू गैसोलीन में कन्वर्ट कर देता है दोस्तों, ये पेट्रोल में कन्वर्ट कर देता है एल्कोहल को, नहीं है, इसमें कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल को पेट्रोल में कन्वर्ट कर देता है। ये इसका एप्लीकेशन आ जाता है ZSM5 जियोलाइट का। ओके, तो ये हमारा कैटलिस्ट से रिलेटेड, एंजाइम से रिलेटेड हमारा जो चैप्टर है, फर्स्ट पार्ट हम कह सकते हैं ये कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट पार्ट में हमने एड्सॉर्प्शन पढ़ लिया है, कैटलिस्ट हो गए, एंजाइम हो गए। अब लास्ट पार्ट चैप्टर का रहेगा दोस्तों कॉलॉइडल स्टेट से रिलेटेड, नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।